बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही मेरी क्लियर? वालेकुम सलाम। जी जी आ रही बात। ओके, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? ओके, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, आपने वीकेंड में ये प्रैक्टिस वगैरह की है ना, प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व की हैं पिछली टॉपिक्स के हवाले से? जी सामग्री की है। क्या कहते हैं, हैश मैप वाली मैंने कंप्लीट कर ली थी सारी। उसके बाद हम्म। स्टैक वाली भी जो है वो मैंने ये जो 5 प्रॉब्लम्स थी उनमें से जो है 3 मैंने कर ली है। हम्म। वो पैरेंथेसिस वाली और एक और गुड स्ट्रिंग वाली जो है अभी रहती है, वो सही भी सही। मैंने कर ली है। सही, पैरेंथेसिस वाली हमने की भी थी, तो वो भी यानी कि काले ना देख के हमने वो सॉल्व किए थे ना, वो तो हमने लाइव भी हाँ किए थे। हाँ बिल्कुल। वो मुझे ना थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग में ऑब्वियसली मेन चीज़ एल्गो ही होती है। एल्गो बनाने में थोड़ा मसला होता है, लेकिन फिर भी जो है वो मैं पहले कुछ थोड़ा सा सोचता था, आधा 20-25 मिनट आधा घंटा, तो आधी लॉजिक में बना ही लेता था। फिर उसके बाद चैट जीपीटी से जब मैं एल्गो पूछता था, तो उसमें से तकरीबन जो वो बताता था उसमें से आधा मैंने ऑलरेडी बनाया होता था सोल्यूशन या एल्गो ना। तो वो उस लिहाज से जो है वो मैंने स्टैक वाली भी जो है वो कर ली है, और हैश मैप वाली भी। हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी लॉजिक 100% क्लियर होती जाएगी इंशाल्लाह। प्रैक्टिस के साथ साथ ही हो गया। आपका काउंट वगैरह कहाँ तक पहुँचा है, मीर हमजा? मेरा काउंट हो गया सामा भाई, 32 हो गया। सही, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। पहले 50 प्रॉब्लम्स करें, फिर इंशाल्लाह ताला 100, और ये माइलस्टोन्स आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लॉजिक भी वैसे ही इंशाल्लाह इंप्रूव होती जाएगी। ओके। अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट ये हमज़ा का क्वेश्चन है कि ठीक है आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है, की एंड वैल्यूज़ नहीं सेट करके फेच कर पाता कॉन्सेप्ट से। अच्छा, इसका ये करना है आपने। हमने जो पहली एक तो मैप की वीडियो थी ना, जो हमने फर्स्ट टाइम की थी, जिसमें हमने कीज़ और वैल्यूज़ को सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर किया था, एक तो वो रिवाइज़ करें, या इस तरह करेंगे कि आपको मैं कोई यानी कि रिसोर्स वगैरह शेयर कर दूँगा, वो मज़ीद आपकी यानी कि उसको डिटेल से देख लेना, वो मज़ीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, वो मैं मुझे याद कराना, मैं इंशाल्लाह तेरा शेयर कर दूँगा। तो इस पे यही है, अगर ये क्लियर नहीं ना हो रहा तो इस पे थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सा मज़ीद समझने की कोशिश करें, और बिल्कुल बेसिक से यानी तहम्मुल से समझने की कोशिश करें। किसी बात की किसी किस्म की जल्दबाजी की आपने फ़िक्र नहीं करनी, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह वो मैं शेयर कर दूँगा, वो मज़ीद आप करेंगे तो हो जाएगा। ओके। ये थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है, इसको ग्रास्प करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसमें कोई किस्म किस्म का परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा सामा भाई, जी जी। मैंने अभी ये जो स्टैक से प्रॉब्लम सॉल्व की है ना, हम्म। उसमें हुआ ये है कि वैसे की तो मैंने स्टैक से ही है अपने पीएचपी की लैंग्वेज को रखते हुए। जी। तो उसमें हुआ ये है कि जो 2 प्रॉब्लम्स मैंने भी रिसेंटली सॉल्व किया, वो ये था कि टाइम टेकन काफ़ी, यानी उसमें मेमोरी बहुत कंज्यूम हुई है। जो सबमिट करने के बाद बताता है ना लीड कोड, हम्म। मेमोरी जो है, हालांकि इसका वो 0 n वाला हमारा सीन है, लेकिन एन एन की पावर 0 वाला। तो लेकिन हुआ ये है कि वो बेसिकली मैं जो है वो पीएचपी में पहले स्टैक की क्लास को वो पकड़ता था, बनाता था। वो स्टैक ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्सिव स्ट्रिंग में रिटर्न करने होते थे। तो वो उसके लिए एंड पे फिर मैं दोबारा एक लूप लगाता था, जिससे वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना के, तो वो स्टैक को लूप लगा के, तो फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तो मैं सोल्यूशन रिटर्न करवाता था। तो उसमें टाइम टेकन तो वो काफ़ी हुआ है, तो लेकिन सोल्यूशन निकल गया प्रॉपर, तो उसमें कोई बिल्कुल। इशू तो नहीं है ना। हम नहीं, कोई मसला नहीं है। हमने लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम की थी ना एक, वो ना हैश टैग वाली थी, लेकिन हमने स्ट्रिंग से ही की थी, क्योंकि स्ट्रिंग भी बेसिकली वही काम करता है कि ना वो फ्रंट से रेयर से उसको हम पुश फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट करता है, कि जो पहले जा रहा है वो, सॉरी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्ट्रिंग का भी यानी कि वही एक मेथड है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपने की ना, हाँ, इसमें अगर आप स्टैक से करें, स्टैक से करने का मकसद ये है कि ताकि आपके स्टैक जो है कंसेप्ट क्लियर हो, वगरना तो वो अगर खाली स्ट्रिंग हाँ से करें ना बिल्कुल। तो डायरेक्ट वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टैक से करें तो वो दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसकी वो खैर उसमें इशू कोई नहीं है। हाँ ठीक है। ओके। ठीक है। ओके, अच्छा, आज हम ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके आज हम थोड़े कंसेप्ट थ्योरी वाइज ही पढ़ेंगे, प्रॉब्लम जिसकी कल सॉल्व करेंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्यू है, ठीक है। इसमें जो है वो हमने टॉपिक्स
इसको मैंने गीक्स फॉर गीक्स आपको बताई हुई वेबसाइट, उसमें से एक आर्टिकल है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अच्छा क्यू है, क्यू भी एक डाटा स्ट्रक्चर ही है। अब इसकी डेफिनेशन क्या देखें, इट इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल एलिमेंट इंसर्टेड इज़ द फर्स्ट टू बी पॉप्ड आउट। अच्छा ये ना स्टैक के ना बरक्स है। स्टैक में ये होता है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में हम इनपुट करते हैं वो सबसे पहले बाहर निकलता है। क्वी में ये होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले वैल्यू आएगी वही पहले बाहर निकलेगी। इसको समझने के लिए उन्होंने जो एग्जांपल दिया ना वो मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज हमारे पास ना एक काउंटर है, ठीक है, काउंटर है जो कोई भी ये फर्स्ट करने हॉस्पिटल काउंटर है या कोई दुकान है जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कितार लगी हुई है, ठीक है, 3 बंदे हैं फ़र्ज़ करें, एक ये शख्स यहाँ पे खड़ा है, एक ये शख्स लाइन में खड़ा है और एक ये शख्स लाइन में खड़ा है, ठीक है। क्यू का जो लफ्ज़ी मायने होता है ना, क्यू का ये मतलब होता है कितार, यानी कि जो लाइन नहीं लगी होती इसको हम क्यू कहते हैं इंग्लिश में। तो ये डाटा स्ट्रक्चर भी सेम वही कंसेप्ट है। अब देखें ये फ़र्ज़ करें 3 शख्स है ना ये, अब देखें जो क्यू है, अगर कोई बंदा सबसे पहले सर्विस किसको मिलेगी इन तीनों में से, इसको, ठीक है, ये सबसे पहले सर्विस लेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई नया बंदा आ रहा है, फ़र्ज़ करें बाहर से किसी नए बंदा आ रहा है, तो वो लाइन में कहाँ पे आके खड़ा होगा, यहाँ पे, ठीक है, यानी लास्ट पे। तो इसी तरह ये फिर लाइन आगे बढ़ती जाएगी। तो सिंपली ये होता है क्यू। तो देखें सबसे पहले चूँकि ये आया था तो सबसे पहले बाहर भी कौन गया है, यही, फिर उसके बाद ये आया था तो इसके बाद बाहर भी क्या होगा, यहाँ से आगे जाके सर्विस लेके बाहर निकल जाएगा। तो ये मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, कि जो सबसे पहले एंटर होता है सबसे पहले वही बाहर जाता है। सिंपल क्यू जो लाइन में हमने लाइन का जो कंसेप्ट होता है ना, सेम ये होता है क्यू। तो ये जो ऑर्डर है, ये जो फीफो है, इसके मतलब समझ आ गया ना आपको कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है। ठीक हो गया, ओके। अच्छा नेक्स्ट फिर ना इसमें थोड़ी सी हम चीज़ों को देखते हैं। इसने जो एग्जांपल दिया है वो वही दिया है टिकट काउंटर वाली, उसमें ये कहता है जो सबसे पहले बंदा आया ना वो सबसे बाहर जाए, बाद में सबसे पहले ही बाहर निकलेगा और सोन। अच्छा यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने याद रखनी है। फ्रंट क्या होता है, रेयर क्या होता है, फ्रंट और रेयर क्या होता है। देखें हमारे पास ये जो एक अरे है ना, फ़र्ज़ करें ये मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास ये एक क्यू है, इसमें ये इतने एलिमेंट्स है, ठीक है, ये सोन, वही हमने ये ऊपर जो एग्जांपल ली थी। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे ये फ़र्ज़ करें 3 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 6 है, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स पड़े हैं। तो देखें इसमें ये जो सबसे पहला यहाँ ये वाला एलिमेंट होता है ना, ये इसको हम कहते हैं इस पोजीशन को हम कहते हैं फ्रंट, ठीक है, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ये फ्रंट है। फिर उसके बाद ये जो लास्ट वाली पोजीशन है ना, ये इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इसे हम बैक भी कहते हैं, इसे हम रेयर भी कह सकते हैं, ठीक है, ये बैक कहलाता है या फिर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है रियर, ठीक है। ये अगर मैं सही तरह लिख रहा हूँ तो इसको आगे से देख लेते हैं। ये देखना जो डायग्राम इसने बनाई है, ये देखें, ये इसने एग्जांपल दी हुई है, ये एक फ़र्ज़ करें क्यू है, तो जो पहला वाला एलिमेंट पहली वाली पोजीशन होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंट और या फिर हेड। और जो लास्ट वाला एलिमेंट आता है उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं रियर की या बैक की या टेल की। तो ये सारी एक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इन्हें देख के परेशान होना नहीं है आपने, ठीक है। तो ये जो फ्रंट और रियर समझ आ गया, फ्रंट आपकी ये पोजीशन है जो पहले नंबर पे है और जो रियर आपकी ये है। अब देखें ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसी से मैं आगे ना आपको एक मज़ीद हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फ्रंट ये है फर्स्ट एलिमेंट और ये क्या है, रियर। अब देखें उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, साइज़ है, ऑब्वियसली साइज़ का क्या मतलब होगा, करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू, कि क्यू में इस वक्त कितने एलिमेंट्स हैं। कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ क्यू का यानी कि जो साइज़ है कि कितने एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे दो ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, एक ऑपरेशन होता है एन क्यू। अच्छा यहाँ पे ना टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है एन क्यू। एन क्यू का मतलब सिर्फ यही है पुश, ठीक है, यानी एलिमेंट को ऐड करना, और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो एन क्यू टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है क्यू के लिए जब हम एलिमेंट उसके अंदर ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, सिर्फ यही है, इसका और कोई मतलब नहीं है। अब इसमें उसने बताया कि जब हमने एन क्यू यानी कि किसी एलिमेंट को क्यू में ऐड करना होता है ना, तो हम चीज़ें देखते हैं 2-3। सबसे पहले देखते हैं कि चेक करते हैं क्यू फुल तो नहीं है। देखना अगर क्यू फुल है, यानी फ़र्ज़ करिए मेरे पास साइज़ 4 ही था, अब 4 तो ऑलरेडी फुल है, तो मैं 5वां कहाँ पे एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, कहीं भी नहीं कर सकता क्योंकि वो फुल है। तो फुल करेंगे तो हम रिटर्न कर देंगे कि भाई ओवरफ्लो, यानी कि साइज़ भर चुका है, आप मज़ीद ऐड नहीं कर सकते। फिर दूसरी ऑप्शन है अगर क्यू फुल नहीं होता, तो हाँ यहाँ पर देखें अब, यानी फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये मेरे पास ये इस तरह क्यू है, ठीक है, एक मेरे पास जो है जगह बची हुई है, फ़र्ज़ करें सोन। अच्छा अब मुझे बताएं जब मैं एलिमेंट ऐड करूँगा,
यानी कि जो एन क्यू की बात हम करें, ई एन एन क्यू, तो वो कहाँ पे ऐड होगा? फ्रंट पे ऐड होगा या बैक में ऐड होगा? बताएगा कोई? एलिमेंट जब ऐड होगा तो कहाँ पे ऐड होगा? पीछे वाले साइड से। पे होगा। एलिमेंट एंड से ऐड होगा इसमें। बिल्कुल, ये जो आपकी रेयर एंड है, ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे ऐड होगा। फर्स्ट करें वो 7 था तो वो 7 पे ऐड हो गया। यानी कि जब यहाँ पे आपने याद रखना है, ये देखना उसने कहा है कि अगर वो फुल नहीं है तो इंक्रीमेंट द रेयर पॉइंटर टू नेक्स्ट अवेलेबल, इंसर्ट द एलिमेंट एट द रेयर पोजीशन। कि एलिमेंट जो ऐड होगा वो कौन सी पोजीशन पे होगा? रेयर पोजीशन पे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, नॉर्मल क्यू में जो एन क्यू होता है, यानी जो हम इंसर्ट करते हैं वैल्यू, तो वो कहाँ पे होती है? रेयर में। इसी तरह फिर सेकंड ऑपरेशन हमारे पास क्या था? पॉप का ऑपरेशन ना, यानी एलिमेंट को हम निकालते हैं, तो उसके लिए क्यू के लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है डी क्यू, ठीक है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एन क्यू और डी क्यू। एन क्यू का मतलब होता है एलिमेंट को ऐड करना, और डी क्यू का मतलब होता है एलिमेंट को रिमूव करना, यानी कि निकाल देना। तो इसमें हम कहते हैं, इसमें हम पहली चीज़ देखते हैं, वो कहता है कि क्या चेक करें क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो वो ऑलरेडी खाली क्यू पड़ा है तो उसमें तो हम कोई चीज़ नहीं ना रिमूव कर सकते। लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं है, अब आप मुझे बताएं, अगला सवाल मेरा, ये एक मेरे पास क्यू भरी है, इस पर फ़र्ज़ करें मैंने ऑपरेशन लगा दिया पॉप का, यानी कि डी क्यू का, ठीक है। तो मुझे बताएं कौन सा एलिमेंट यहाँ से निकलेगा बाहर? इस क्यू में से कौन सा एलिमेंट निकलेगा बाहर? फ्रंट वाला तो फ्रंट वाले साइड पे पड़ा होगा, वही निकलेगा। फ्रंट वाला, ठीक हो गया, ये आपका 1। समझ आ गई ये चीज़? तो ये चीज़ याद रखनी है आपने, जो एन क्यू है वो एलिमेंट इंसर्ट करता है रेयर एंड से, और जो डी क्यू होता है, यानी जिसे हम पॉप आर्म ज़ुबान में कहते हैं, वो जो एलिमेंट निकलता है वो कहाँ से निकलता है? फ्रंट वाली पोजीशन से। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, रिमूव द फ्रंट एलिमेंट। ओके, ये दो चीज़ें होगी। फिर उसके बाद कुछ ऑपरेशंस हैं उसने बताया, फिर उसके बाद हम ना कोड करते हैं। उससे कहता है फ्रंट ऑपरेशन क्या होता है। अच्छा हाँ, पीक या फ्रंट वैल्यू क्या करती है कि फ्रंट पे जो वैल्यू है ना वो हमें रिटर्न कर देती है और रिमूव नहीं करती। मिसाल के तौर पे ये जो क्यू था मेरे पास, इसमें मैं अगर कहूँ कि मुझे फ्रंट की वैल्यू दे दें, तो वो मुझे कौन सी उसने दे देनी थी? 1 की, जब ये रिमूव नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो वो फ्रंट का मतलब होता है ये वाली वैल्यू, और अगर मैं उसे कहूँ मुझे बैक वाली वैल्यू दे, तो वो मुझे कौन सी वैल्यू दे देगा? ये 7 वाली, ठीक है। ये सिंपल से ऑपरेशन, ये देखो दो हैं, फ्रंट और बैक वाला उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन बैक वाला भी होता है। फिर साइज़ ऑपरेशन, साइज़ हमें क्या बताता है कि वो साइज़ कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एम्प्टी ऑपरेशन ऑब्वियसली हमें क्या बताता है कि वो जो हमारे पास क्यू है वो एम्प्टी है या फिर नहीं एम्प्टी। और फुल भी हमारे पास एक ऑपरेशन होता है जो हमें क्या बताता है, क्यू हमारे पास फुल है, यानी कि वो जितना उसका साइज़ था वो पूरा भरा हुआ है, या फिर उसमें कोई अभी जगह बाकी है। तो ये 5-6 ऑपरेशन हैं। अच्छा, इनमें मैं आगे जाने से पहले आगे ना, बल्कि एक मिनट ये देख लेते हैं, हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देख लें ये जितने भी ऑपरेशन उसने मेंशन किए ना, एन क्यू, डी क्यू, फ्रंट, साइज, एम्प्टी, ये सारे के सारे उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या बता रहा है? बिग ओ ऑफ 1, यानी कि कॉन्स्टेंट टाइम है, और जो कि हमारे पास बिल्कुल एक बेहतरीन टाइम होता है, ऑप्टिमाइज टाइम। इसी तरह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है? बिग ओ ऑफ 1, यानी कि कॉन्स्टेंट। यानी कि टाइम्स कांस्टेंट का मतलब है कि क्यू कितनी भी बड़ी क्यू ना हो, टाइम हमें सेम ही लगेगा। ये नहीं है कि हमें पूरी पूरी क्यू जो है इटरेट करनी पड़ेगी। स्पेस भी जो है हमें सेम ही चाहिए होगी, ये नहीं कि हमें पूरी पूरी जो है नई नई स्पेस चाहिए होगी, वो बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये देखें ना, ये क्यू की एक जो है इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर का ये फ़ायदा होता है कि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ मिलती है। आगे टाइप्स ऑफ क्यूज़ हैं, लेकिन उससे पहले ना हमने कोड करना है कुछ, यानी कि इसके जो हमने ऑपरेशन पढ़े ना ऊपर, जो ये पीक, फ्रंट, एन क्यू, डी क्यू वाला, तो उसको हम करके देखते हैं कोड में। और फिर साथ साथ है ना, अब आपने बिल्कुल चुकन्ना रहना है, मैंने आपसे ना क्वेश्चन पूछने हैं साथ साथ। सबसे पहले तो हम ना सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ क्यू को, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी को इंक्लूड करना, क्यू यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, तो चूँकि C++ में मैं क्यू को इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला काम है कि भाई हम क्रिएट किस तरह करते हैं, यानी कि क्यू को हम क्रिएट किस तरह करते हैं। वो सिंपल सा तरीका है, जैसे हम स्टैक क्रिएट करते थे, जैसे मैप है, तो क्यू का कीवर्ड क्यू यूज़ होगा, और यहाँ पे इस एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे? डाटा टाइप। तो लेट से मैं इंटीजर्स ऐड करूँ, आगे उसका नाम लेट से मैं क्यू रख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, क्यू एक मेरा ऐड हो गया, ठीक है, इसका नाम भी क्यू ही है, ठीक है। तो अच्छा ठीक होगा, कोई मसला नहीं। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन हम अप्लाई कर देते हैं लेट से पुश का, ठीक है। मैं 4 एलिमेंट्स को पुश कर देता हूँ, मैं यही वाले 4 पुश करता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, 1 3 4 6 7। ओके, क्यू डॉट पुश
अच्छा, बल्कि ये सेम नहीं ऐड करेंगे, मैं डिफरेंट ऐड करता हूँ ताकि आपसे मैं पूछ भी सकूँ। ओके, एक ये पुश कर दें मैंने एलिमेंट, तो 3 में और कर देता हूँ। ओके ये कॉपी हो गया भाई, ये पेस्ट हो गया। ओके, अच्छा ये लेट से मैंने ना 4 एलिमेंट पुश कर दें। ये 23 है, लेट से मैं कहता हूँ ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 3 है, और ये मेरे पास लेट से के 7 है। अच्छा, ये मेरे पास क्यू, मैंने 4 एलिमेंट्स क्यू के अंदर पुश करवा दिए हैं। ठीक है, देखना एन, ये बेसिकली एन क्यू ऑपरेशन ही है। ठीक है, इसके लिए कीवर्ड जो है वो हम क्यू ये पुश ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है ये क्या है, एन क्यू का, यानी कि इंसर्ट का। इधर मैं लिख भी देता हूँ अंदर ब्रैकेट में, इंसर्ट का ऑपरेशन है। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, अगर मैं लेट्स से कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, हमारे पास जो क्यू इस वक्त बना है वो हमारे पास वो क्या बना है, एलिमेंट्स कौन से एंटर हुए, 23 एक एलिमेंट एंटर हुआ है, और 137। ओके, 1 3 और 7। ठीक है ना, ये मेरे पास एक क्यूब बना हुआ है। अब यहाँ पे देखें, मैं आपसे कहूँ ये एलिमेंट, ये क्यूब मेरे पास बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर अपने जहन में रख लें। अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सी आउट करें भाई, आप सी आउट करें क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, फ्रंट का लिए, फ्रंट की वैल्यू के लिए ये ऑपरेशन होता है, और यहाँ पे मैं एंटर लगाता हूँ। अब आप मुझे बताएं, ये क्यू था, मैंने ये वैल्यू ऐड की है, मैं अब ना क्यू डॉट फ्रंट जो है वो प्रिंट करा रहा हूँ, तो मुझे बताएं कौन सी वैल्यू आउटपुट में आएगी। इधर आंसर क्या आना चाहिए? 23। 23। यहाँ पे देखें तो फ्रंट वाली वैल्यू हमारी क्या है, 23 है, तो आंसर 23 आना चाहिए। तो इसको हम रन करके देखते हैं, तो फिर हम देखते हैं। 23, लेट्स सी डन हो जाए भाई, ये 23 आपका आ गया। ठीक है ना, तो ये फ्रंट वाली वैल्यू। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे सी आउट, अगर मैंने बैक वाली वैल्यू, रेयर एंड वाली वैल्यू प्रिंट करानी, तो उसका भी सिंपल सा फंक्शन है, क्यू डॉट बैक हम यूज़ करते हैं उसके लिए। तो मैं अगर कहूँ यहाँ पे ये बैक वाली वैल्यू मुझे प्रिंट कर दे, तो वो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, यहाँ से देख के बताएं, ये क्यू है मेरा 7। 7 एग्जैक्टली। इसको भी हम एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। 23 और 7 आना चाहिए, बिल्कुल हमारे पास 23 और 7 ही आया है। अब इसके बाद यहाँ पे अच्छा हमने जो ऑपरेशंस किए हैं, पुश हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम एक पॉप वाला ऑपरेशन यानी कि डी क्यू वाला ऑपरेशन करते हैं, जिसे हम डी क्यू कहते हैं। डी क्यू का मतलब यही है कि हमने एलिमेंट को रिमूव करा देना है, जिसे हम आम जैसे टैग की ज़बान में शुरू में वो पॉप वगैरह का वर्ड यूज़ करके आते जा रहे हैं। तो मैं फ़र्ज़ करें कहता हूँ यहाँ पे क्यू डॉट पॉप, यानी कि वो एक एलिमेंट को पॉप कर देगा। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद जो है वो आपके क्वेश्चन मैं करूँगा, मज़ीद आपने ज़रा चुकन्ना होना। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ, पहले मैं सी आउट कर देता हूँ यहाँ पे साइज़ इसका, जो क्यू है ना, क्यू का क्यू डॉट साइज़, यानी जो भी इसका साइज़ होगा वो मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, इन दोनों को मैं एक बार के लिए इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मुझे ना यहाँ पे एक साइज़ देगा, फिर मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं एक वैल्यू को रिमूव करता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा क्या करता हूँ, ये साइज़ जो है वो इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अब मुझे आप बताएं, ये 2 लाइंस में क्या आउटपुट आएगी, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी इस वाले पहले क्यू डॉट साइज़ में? वो 4 आएगी, नीचे में 3 आएगी। नीचे में 3 आएगी। इसको हम एक दफ़ा चेक करके देख लेते हैं। अच्छा, एक क्योंकि मैंने एक ही एलिमेंट रिमूव करा है ना, तो वो मेरे पास क्या आ गया, पहले 4 था साइज़, तो एक रिमूव हो गया होगा, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 साइज़ आ जाएगा, 4 एंड 3। तो ये देखें 4 एंड 3 ही आ गया है। अब मज़ीद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और टफ़ क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ पूछना है, जो मैंने इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ साइज़ को, इसको भी मैं साइज़ को प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं ये जो हमारे पास जो ऊपर वाले 2 थे ना मेरे पास फ्रंट और बैक, अब मैं इसको ना नीचे लेके आ रहा हूँ, फ्रंट और बैक को कॉपी करके इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब देखें, मुझे आप बताएं ज़रा, मैंने अब एक वैल्यू पॉप कर दिया है ऊपर ना, ये देखें ऑपरेशन आपको नज़र आ रहा है, एक वैल्यू मैंने रिमूव कर दिया, तो मेरे पास ये कोई थी, मैंने पॉप आउट कर दिया एक एलिमेंट। तो अब मुझे बताएं, पॉप आउट करने के बाद फ्रंट की वैल्यू क्या होगी और बैक की वैल्यू क्या होगी, एक एक करके देखें। फ्रंट की वैल्यू क्या आएगी पॉप करने के बाद? 23 23 आएगी, पक्की बात है। जी। और जी। बैक की वैल्यू 3
3 आएगी। अच्छा, कोई और यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहेगा? यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू आएगी 1 आएगी और बैक की आई थिंक 7 ही होगी। फ्रंट की वैल्यू आपके कहने 1 होगी और बैक की क्या होगी, 7 ही। यस, जी जी। यही होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, मैंने एक एलिमेंट जब पॉप कराया तो देखें ये वाला मेरा 23 पॉप आउट कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा या फ्रंट रेयर से होगा? फ्रंट से होगा। फ्रंट से होगा। तो मेरे पास कौन सा वाला एलिमेंट रिमूव हो गया है, ये वाला। तो अब मेरे 23। पास जो फ्रंट है वो क्या है, ये है। और बैक तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, बैक तो कहीं भी मूव आउट नहीं करेगा। जी जी तो मेरा ठीक आंसर है। 1 और 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, इसका हमारे पास ये आना चाहिए। इसका जो आंसर ये देखें आपको, ये 1 और 7 ही आ रहा था। इसको मैं ऊपर करके दिखाता हूँ, 1 और 7 ठीक हो गया, ये भी क्लियर। अब इसके बाद इस चीज़ का देखना, आपने ख्याल रखना है कि जब पॉप आउट होगी वैल्यू तो वो फ्रंट से निकलेगी, बैक तो वैसे का वैसे ही होगा। मज़ीद इसके बाद एक और इसका फंक्शन था एम्प्टी वाला, ठीक है। मैं एम्प्टी वाला हम चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई इफ़ क्यू डॉट एम्प्टी हमें क्या देता है, अगर तो वो एम्प्टी होता है ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो हमें वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो मैं कहता हूँ अगर तो एम्प्टी है यानी ट्रू अगर इसका आंसर है, तो मैं क्या कर देता हूँ, सी आउट कर देता हूँ भाई कि द क्यू इज़ एम्प्टी, क्यू इज़ एम्प्टी। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा कि क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। एंटर कर देता हूँ यहाँ से इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, एल्स लगा के आगे पेस्ट कर देता हूँ, एल्स ये पेस्ट कर देता हूँ। एल्स मेरे पास ये क्या कर रहा है, इसको आर्ट से नीचे लेके हैं, हाँ एल्स करके ये इस तरह वैल्यू करके क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। तो अभी तो चूंकि मेरे पास क्यू एम्प्टी नहीं है, तो अभी तो उसे यहाँ पे क्या प्रिंट कराना चाहिए कि क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, अभी इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी द क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें मैं पॉप को यहाँ से लेके आता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि 4 एलिमेंट थे, एक दफ़ा मैं ऊपर पॉप कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं 2 3 दफ़ा मज़ीद इसे पॉप आउट करा देता हूँ। और अब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, क्यू इज़ एम्प्टी। यहाँ पे एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेते हैं, रन करके, रन हो जा। यहाँ पे मेरे पास आंसर जो है द क्यू इज़ एम्प्टी, ठीक हो गया ना। ये मेरे पास बेसिक ऑपरेशन। तो यहाँ पे बस बाकी तो तकरीबन सेम ही था, बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना था कि जब एलिमेंट हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास बैक से रेयर से ऐड होंगे, और जब पॉप आउट कराएंगे रिमूव करेंगे तो वो हमारे पास कहाँ से होंगे, फ्रंट से रिमूव होंगे। तो इसका आपने बस इसमें ख्याल रखना था। ये सिंपल सा जो है हमारे पास क्यू के जो ऑपरेशन है ना, बेसिक जो इसकी फंक्शनैलिटी है ना वो यहाँ तक ही है। उसके बाद हमने क्या करना है, क्यूज़ के ना कुछ टाइप्स होते हैं जो थियोरेटिकली आपके लिए ज़रूरी हैं और प्रैक्टिकली थोड़े एडवांस लेवल पे जाके आपको यूज़ होंगे। पहली तो होती है, देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं थ्योरी वाइज, सिंपल ही, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। टाइप सिंपल ही आपको समझ आ जाएगी नाम से ही। सिंपल क्यू क्या है, सिंपल क्यू तो अच्छा ठीक है, हमारा सिंपल क्यू जो कि हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, उसको एलिमेंट रिमूव जो है फ्रंट से होगा और इंसर्ट जो है वो रेयर से होगा। ये होता है सिंपल क्यू, ठीक है। ये इसने बता दिया कि वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट एट द बैक एंड रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू, ये होती है सिंपल क्यू। अच्छा, फिर एक सेकंड टाइप होती है क्यू की, डबल एंडेड क्यू, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम डी क्यू भी कहते हैं, ठीक है। और ये डी क्यू ऊपर वाले डी क्यू से वो नहीं करना, आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये वैसे ही उसका नाम है। तो ये देखें, आपको शायद नज़र आ रहा हो, इसमें जो नाम है ना उन्होंने क्यू यू ई लिखा है और ऊपर ना वो यू ई यू है। तो यानी कि ये जो डी क्यू है ये एक ऑपरेशन है रिमूव करने का, और ये जो डी क्यू है ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है डबल एंडेड क्यू की, यानी डबल एंडेड क्यू। अब इसमें होता क्या है, चूँकि डबल एंडेड नाम लिखा हुआ है ना, तो सिंपली देखें, इन डबल एंडेड क्यू द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन बोथ कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम दी बोथ हैंड्स, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन कि यूजुअली हम क्यू में ये कहते हैं ना कि एलिमेंट ऐड फ्रंट से होता है और जो रिमूव होगा वो रेयर से होगा, लेकिन डबल एंडेड क्यू एक ऐसा स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर होता है कि अगर हम इसको डबल एंडेड बनाएं तो वो क्या करेगा हमारे पास, वो उसको एलिमेंट को, लेट्स से ये फ्रंट और एंड है, ये फ़र्ज़ करें फ्रंट है और ये मेरे पास जो है ये क्या है, रेयर है। तो कहते हैं हम फ्रंट से एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, फ्रंट से रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह रेयर से भी हम एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं और रेयर से हम एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास डबल जो है वो डबली एंडेड क्यू, ठीक है।
ये एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर होता है। जब हम डबल एंडेड क्यू बनाते हैं ना, तो वो हमें क्या करता है, फ्रंट से भी वैल्यू निकलवाने देता है और फ्रंट से ऐड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो डाटा टाइप फंक्शन यूज़ होते हैं ना, अगर मैंने फ्रंट से वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं कहता हूँ पुश फ्रंट, और अगर फ्रंट से रिमूव करना है तो मैं क्या कहता हूँ पॉप फ्रंट। और रेयर से अगर मैंने वैल्यू या बैक से वाली वैल्यू मैंने ऐड करनी हो ना, तो वो मैं क्या करता हूँ पुश बैक, और अगर रेयर से मैंने वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ पॉप बैक। तो सिंपल से ये आपकी डबल एंडेड क्यू होती है। इसमें ये होती है डबल एंडेड क्यू। अच्छा, डबल एंडेड भी ना दो किस्म की होती हैं आगे। नंबर एक है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। देखो नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है कि जो इनपुट है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब कि क्या कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ क्यू द इनपुट कैन बी टेकन फ्रॉम ओनली वन एंड। यानी कि इनपुट को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इनपुट एक ही एंड से हो सकती है, या तो वो हम फ्रंट से वैल्यू ऐड कर सकते हैं या तो रेयर से। लेकिन जो डिलीशन है ना वो भाई हम दोनों में से किसी भी साइड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू क्या होगी, वो हम ये करते हैं कि जिसमें आउटपुट जो है वो एक ही एंड से हम रखते हैं, या तो फ्रंट से या तो रेयर से, लेकिन जो हमारे पास इंसर्शन है वो किसी भी एंड से हो सकती है, ठीक है। द इनपुट कैन बी टेकन फ्रॉम बोथ एंड्स बट डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम ओनली वन एंड। ये होती है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू, ठीक हो गया। ये थी हमारे पास डबल एंडेड क्यू। उसके बाद हमारे पास एक और क्यू होती है सर्कुलर क्यू। अच्छा सर्कुलर क्यू भी, सर्कुलर क्यू मतलब क्या है कि वो सर्कल में चीज़ चली जाएगी। इसको मैं समझाता हूँ। देखें, स्पेशल टाइप ऑफ क्यू वेयर द लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है ना। सर्कल ये होता है ना कि आखिरी से दोबारा गोलदार है चलता जा रहा है। इसमें क्या कहता है, ऑपरेशन आर फॉर्म्ड इन फीफो ऑर्डर, वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले। इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं थोड़े डायग्राम से समझाऊँ ना, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मेरे पास ना एक क्यू है इस वक्त, इसमें अंदर ना वैल्यूज़ पड़ी हैं, ठीक है। ये 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास लेट्स से कि 3 है, और ये मेरे पास क्या है 4 है। अब देखें, अब ये क्यों ना फुल है। अगर फ़र्ज़ करें कोई एक एलिमेंट है 5, इसको मैं जब यहाँ पे ऐड करने लगूँगा ना, तो वो क्या हो रहा है भाई, वो तो साइज़ तो ख़त्म है, ये तो यानी फुल है, ये तो ऐड नहीं ना होगा। तो फ़र्ज़ करें अगर ये इसको मैं यहाँ से ना फर्स्ट वाले को यहाँ से 1 को मैं फ़र्ज़ करें मिटा देता हूँ। तो अब मुझे बताएं, देखें नॉर्मली मैं क्या करूँगा, 5 यहाँ पे आऊँगा तो ये तो मुझे ये तो फुल ही नज़र आएगी ना मुझे, ये तो आगे इसकी कोई जगह नहीं है। ये होती है नॉर्मल क्यू। लेकिन हम क्या करते हैं सर्कुलर क्यू में, हम ये करते हैं कि अगर पीछे कोई जगह खाली मौजूद हुई है ना, और पीछे जगह खाली कब होगी, जब हम क्या कर देंगे वैल्यू को पॉप आउट करा देंगे। तो हम ये देखते हैं अगर कोई नई वैल्यू आ रही है, एंड पे जगह नहीं है और पीछे जगह है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसके बाद क्यू को हम अटैच कर देते हैं कहाँ पे, पीछे इधर फर्स्ट वाली वैल्यू में। इस तरह ये अगर कोई नई वैल्यू आएगी तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह सोन ये साइकिल आगे चलता जाएगा और ये दोबारा आगे से इधर वैल्यू आती जाएगी। अगर पीछे जगह है, अगर जगह नहीं है फिर तो वो फुल हो जाएगी ना, फिर तो कोई इशू नहीं, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको हम कहते हैं, ये जो क्यू है ये हमारे पास क्या है सर्कुलर क्यू, के जो इंडेक्स नंबर लास्ट है उसके बाद आगे ख़त्म होने के बजाय अगर पीछे से जगह मौजूद है तो वो दोबारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह ये सर्कल चलता जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है सर्कुलर क्यू, ठीक है। ये देखना उसने जो डेफिनेशन लिखी अब आपको शायद समझ आ गई हो कि वेयर द लास्ट पोजीशन इज़ कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। जो लास्ट पोजीशन होती है उसे दोबारा फर्स्ट पोजीशन में हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये थी आपकी सर्कुलर क्यू। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रायोरिटी क्यू। अच्छा, प्रायोरिटी क्यू भी कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें, यानी थ्योरेटिकली कोई मुश्किल नहीं। इसमें क्या कहता है, प्रायोरिटी क्यू इज़ अ स्पेशल क्यू वेयर द एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी असाइन टू देम। यानी कि प्रायोरिटी क्यू ऐसी क्यू होती है जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको प्रायोरिटी हम असाइन कर देते हैं। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, तरजीह, ठीक है ना। उर्दू इंग्लिश में प्रायोरिटी लफ्ज़ हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ को कोई तरजीह असाइन कर देते हैं। मैं कहता हूँ भाई अच्छा 4 एलिमेंट्स हैं ना, मैं कहता हूँ इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम और इसकी उससे कम, ठीक है। मैं प्रायोरिटी को ही देता हूँ। या मैं कहता हूँ भाई अच्छा फ़लाँ एलिमेंट है 2 है ना, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, फिर मैं 3 को प्रायोरिटी देता हूँ उससे ज़्यादा, उससे कम, फिर 4 और फिर 5। यानी मैं अपनी मर्ज़ी की प्रायोरिटी किसी मर्जी एलिमेंट को दे सकता हूँ और उस प्रायोरिटी की बुनियाद पे मैं ऑपरेशंस अप्लाई करूँगा। मिसाल के तौर पे अगर असेंडिंग प्रायोरिटी क्यों होगा ना, असेंडिंग क्या होता है 1 2 3 4 5 यानी लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करूँगा, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी, यानी कि एलिमेंट्स विद स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी इज़ पॉप्ड फर्स्ट।
इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी पहले वो आएगा क्यू में, फिर 2 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा, फिर 4 वाला आएगा। इससे क्या होगा देखें, जो सबसे पहले जो पॉप आउट होगा, जो रिमूव होगा, वो कौन सा वाला एलिमेंट होगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी। ये होता है डिसेंडिंग क्यू में, डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, सॉरी असेंडिंग में, आई एम सॉरी, असेंडिंग वो होता है जो 1 2 3 4 की तरफ लेके जाए ना, तो सबसे कम वाली जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा। डिसेंडिंग क्या होता है, इसका रिवर्स। डिसेंडिंग में हम जो है ना, आपको पता है डिसेंडिंग में हम वैल्यू उलट लिखते हैं, यानी कि 4 से अगर शुरू करूँगा ना तो 4 3 2 और 1। अब देखें ये जो क्यू है, इसी में अब फ्रंट पे मेरे पास कौन सा वाला एलिमेंट है, ये 4 वाला, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो वो कहते हैं डिसेंडिंग प्रायोरिटी में क्या होता है, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी, और एलिमेंट विद लार्जेस्ट प्रायोरिटी इज पॉप्ड फर्स्ट, क्योंकि वो अब पहले पोजीशन पे आ गया ना, तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास पहले निकल जाता है। तो ये हम इसके यूज़ केसेस ना एडवांस प्रॉब्लम्स में आते हैं। अभी के लिए आपको थ्योरी बस थ्योरी वाइज पता होना चाहिए कि भाई ये वाले भी ना क्यूज़ होते हैं, सर्कुलर क्यू है। वैसे लीड कोड में ना इनको इम्प्लीमेंट करने की भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप पहले बेसिक प्रॉब्लम करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी आप आएँ तो आपको मज़ीद जो है समझ आएगी कि ये क्यूज़ वगैरह जो है वो सर्कुलर क्यू है, इसको हम इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं। अभी तो आपको मैंने सिर्फ समझाया ना कि इसमें हम लास्ट पे वैल्यू आया तो हम इसको शुरू में कर देते हैं, तो जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना तो हम सारे केसेस देखते हैं कि भाई हम कब इम्प्लीमेंट करेंगे ये सर्कुलर क्यू और किस तरह करेंगे, तो वो मज़ीद चीज़ें खुलती हैं, लेकिन वो थोड़ी एडवांस लेवल पे आ जाती हैं। पहले अभी के लिए ना आपकी ये सिर्फ यहाँ तक ठीक है, थ्योरेटिकली ठीक है। तो अब ये देखें, ये जितनी भी टाइप्स हमने पढ़ी है ये वैसे आपको समझ आ गई ना थ्योरेटिकली, इसमें कोई इशू तो नहीं है आपको किसी भी क्यू में, कोई इशू है तो बता दें। ये टाइप्स हैं, देख लें सामने में की में। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप ठीक है पूछ सकते हैं। ये सिंपल जो है वो हमारे पास थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे इसके, और इसकी अगेन ये टाइम कम्प्लेक्सिटीज वगैरह हमने देख ली है ज़्यादा। और इसमें देखना स्टैक का, और इसका आपने ख्याल रखना है, स्टैक होता है फर्स्ट इन लास्ट इन और फर्स्ट आउट लीफो, और ये जो क्यू होता है ये क्या होता है हमारे पास फिफ स्ट्रक्चर। तो ये इसके जो है वो चीज़ें थी, इसका हमने कोडिंग भी करके देख लिया और कुछ कंसेप्ट भी देख लिए। और ये जो यहाँ पे एक क्यू थी ना हमारे पास, डबल एंडेड क्यू, यहाँ पे कहाँ पे, हाँ डबल एंडेड क्यू में आपको मैंने जो ऑपरेशन बताए थे ना, तो वो भी हम इसमें एसटीएल में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें क्यू को अगर मैंने डबल एंडेड क्यू बनाना है ना, तो इसको मुझे कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा डी क्यू, ठीक है। और डी क्यू का आपको मैंने बताया था स्पेलिंग सिर्फ क्यू यू ई होते हैं। तो आगे इसमें देखें, अब देखें ये जो पुश के वैल्यू मुझे एरर दिए जा रहा है, ऐसी है ना, क्योंकि उससे पता है डी क्यू में तो दो किस्म के पुश हो सकते हैं, या तो पुश फ्रंट या तो पुश बैक। तो हम खाली पुश की ऑप्शन नहीं देगा, या तो मैं यहाँ पे करूँगा पुश फ्रंट करूँगा उसे, तब वो वैल्यू क्या करेगा फ्रंट पे ऐड कर देगा। और अगर मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ उसे पुश बैक की वैल्यू कर रहा हूँ, तो वो मुझे वैल्यू कहाँ पे ऐड करके देगा, बैक में ऐड करके देगा, ठीक है। तो इसी तरह पॉप की जो वैल्यूज़ हैं, पॉप भी क्योंकि डबल एंडेड क्यों है ना, कि हम पॉप फ्रंट से भी कर सकते हैं, पॉप बैक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे पॉप बैक या फिर पॉप फ्रंट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास डी क्यू के भी एप्लीकेशन हो जाते हैं, उसे भी हम सेम यूज़ करते हैं। बस ऑपरेशन जो है हमने पुश करना है तो पुश फ्रंट या पुश बैक का ऑप्शन देंगे, और अगर हमने पॉप की वैल्यू निकालनी है रिमूव करनी है तो पॉप फ्रंट या फिर पॉप बैक करेंगे। तो ये अकॉर्डिंगली जो है हमारे पास डी क्यू भी इसी तरह इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल से इम्प्लीमेंटेशन और सिंपल से कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने आपको बताया। तो ये इंशाल्लाह जो कल इसकी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या फिर मैं प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, तो उसको फिर मज़ीद जो है प्रैक्टिस आउट कर लेंगे। तो अभी तक किसी का कोई इशू है, क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, हम लाइब्रेरी ऐड करनी है स्ट्रिंग और क्यू। ये देखें लाइब्रेरी जो आप यूज़ करेंगे वही ऐड करेंगे ना। यहाँ पे देखें मैंने क्यू यूज़ किया था ना, क्यू और डी क्यू वगैरह, तो जब इसीलिए तो मैंने क्यू को इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे मुझे पता है मैं स्टैक यूज़ नहीं कर रहा, तो मैंने स्टैक को इंक्लूड भी नहीं किया। अगर मैंने स्टैक यूज़ करना होता तो मैं यहाँ पे स्टैक को भी इंक्लूड करना पड़ता। ये जितने डाटा सेट्स हैं ना, ये सारे आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं, तभी आप इनके अंदर फंक्शंस वगैरह और ये सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो हमें यूज़ के मुताबिक पता चलता है कि कौन सा जो है हमने वो डाटा सेट यूज़ करना है, उसको फिर हम क्या करते हैं इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, ठीक है,
ओके, चलें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसे फिर जो है वो सम अप करते हैं। आज क्यू का हमने टॉपिक पढ़ा है, इसकी कुछ टाइप्स वगैरह थी, और दूसरी चीज़ ये है कि फिर हमने थोड़ा कोडिंग वगैरह करके देख ली। कल इंशाल्लाह ताला इसकी कोई ना कोई हम प्रॉब्लम वगैरह करके देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो अभी तक के लिए ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक रखें। कल इंशाल्लाह ताला प्रॉपर 10 बजे की टाइम पूरे 1 घंटे की क्लास लेंगे और फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़ गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।